अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। कहते हैं सियासत वो खेल है जिसमें हर सियासी जमात और शख्सियत को कभी न कभी किसी न किसी इल्ज़ाम का सामना ज़रूर करना पड़ता है। इसी तरह के कुछ इल्ज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आज हमने मदऊ किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असम्बली जनाब वसीम अख्तर साहब को। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, अवामी नुमाइंदगी के तमाम तर दावों के बावजूद एक आम ख्याल ये है कि मुत्तहदा आज तक पब्लिक के लिए कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई। कराची में एक दिन में 50 अफराद को टारगेट करके मारा गया, मगर आप महज ज़बानी जमा खर्च से काम चलाते रहे, क्यों? देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो 86 और 88 में भी इसी किस्म की किलिंग की गई है, और मैं उससे भी आपको पीछे ले जाऊंगा तो 64 पे ले जाऊंगा, जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का इलेक्शन था अयूब खान के साथ, और कराची से मोहतरमा इलेक्शन जीती थी। उसके बाद जो अयूब खान साहब के साहबजादे गौहर अयूब ने कुछ पख्तून स्पीकिंग लोगों को बुलाया कराची और किलिंग करवाई, फायरिंग करवाई। उस वक्त रुएदाद खान साहब जो हैं वो यहाँ के ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने भी वो केस दबा दिया। अगर वो केस दबाया नहीं जाता और उस पर एक्शन होता तो आज जो किलिंग देख रहे हो आप ये नहीं होती। लेकिन कराची में आज होने वाली किलिंग्स का रुएदाद खान से क्या ताल्लुक? क्या ये उस वक्त का दाग धोने की कोशिश हो रही है? ज़रा वाज़ेह कीजिए। ताल्लुक तो ऐसा सच बनता नहीं। मैंने ये कहा कि अगर उस वक्त कानून हरकत में आता और मेरिट पे फैसले होते, दोहरा मेयार नहीं होता जो बांग्लादेश में रवा रखा गया है था, ये नौबत नहीं आती। उस वक्त के बीज बोने वालों का अगर एहतसाब उस वक्त हो जाता अयूब खान के साहबजादे का, तो ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ता, लोगों को ईजी टारगेट्स नहीं मिलते। आज जो आप किलिंग देख रहे हो उन्हीं सिलसिले की कड़ी है, चाहे वो बल्दिया का मैसेकर हो, चाहे वो हैदराबाद का मैसेकर हो, अलीगढ़ का मैसेकर हो, वो कड़ियाँ हैं सारी जो आज भी जारी हैं। आपने कटी पहाड़ी देख ली, आपने मलीर देख लिया, उसके बाद जो टारगेट किलिंग आपने शेरशाह के अंदर देख ली, उसके बाद बसों से निकाल के लोगों को जलाना, और चुन चुन के उर्दू बोलने वालों को बाहर निकाला गया और गर्दनें काटी गई। लियारी गैंग वॉर के क्रिमिनल ने उसको भी वैसे के वैसे रखा गया है, तलाश नहीं किया गया कि कौन लोग हैं, किन से रिलीज़ करवाए हमने जो अगवा हुए थे। तो ये तो स्टेट का काम है। मेरी बात अगर आप कर लो तो मैं, हमारी पार्टी 2002 से 7 में थी, 7 तक, उसमें आप रिकॉर्ड निकाल लें किलिंग का, टारगेट किलिंग का, और कंपैरिजन कर लें माजी का भी उससे और अब जो उसके बाद जो हुकूमत आई है। लेकिन कराची में होने वाली इन टारगेट किलिंग्स के बावजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ऑफ रिकॉर्ड या ऑफ कैमरा जो प्यार की पींगे बढ़ाने का सिलसिला है, जिनके बारे में मुतादिद अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि मुत्तहदा हुकूमत में वापस आ रही है या ऐसी किस्म की कुछ चीज़ें, तो ये कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आया। वहाँ टारगेट किलिंग बढ़ती चली जा रही है, यहाँ मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है दोनों सियासी जमातों के दरमियान। देखिए, ऐसा नहीं है, मोहब्बत बढ़ने की बात कहीं नज़र नहीं आएगी आपको। बड़ी मुश्किल से गवर्नर साहब वापस आए हैं। आज भी हम हुकूमत में नहीं हैं। आज भी हमारी जो डिमांड है वो ये है कि ये किलिंग ख़त्म हो, ये भत्ताखोरी ख़त्म की जाए, कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए। जो ये एलिमेंट यहाँ बैठा है, भत्ताखोर मर्डरर्स जो बैठे हैं लियारी गैंग वॉर की शक्ल में, उसको, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। कटी पहाड़ी पे जो लोग बैठे हैं, पहले देखें, मैं फिर वहाँ आता हूँ आपको लेके 2002 और 2007 MQM पावर में थी, MQM के पास ये वजारत थी। क्या MQM ने खुदा ना खास्ता पश्तो स्पीकिंग लोगों को जो आज तासुर दिया जा रहा है, या सिंधी या बलोच स्पीकिंग लोगों को का कत्लेआम कराया, या उसमें हिस्सेदार बनी, या उनको टफ टाइम दिया? हमने तो उनके इलाकों में काम कराया है, पानी दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उन इलाकों में। तो अगर हम इस जहन के होते तो हम उस वक्त ये बदले लेते या खुदा ना खास्ता ये हरकत करते। हमने वो पूरा पीरियड किसी को टच नहीं किया, कोई सियासी कैदी नहीं था, ये टारगेट किलिंग नहीं थी कोई। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कोई निकाल के दिखाएं, अगला प्रोग्राम कर लें उस पर आप। अगर आप CDGK के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स देख लें तो ज़्यादातर इसमें हमारे पश्तो स्पीकिंग भाई हैं, उनको ठेके मिले हैं, तो उन्हीं की वैगनें चलती हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारे ये नीयत होती, हमारी नीयत ऐसी नहीं है, हमारे भाई हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि जब से ये जो शाही सैयद वाला जो टोला आया है, लैंड ग्रैबर, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट, आर्म्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट, जब से सियासी लोग पीछे चले गए हैं NP के,
और इस किस्म के जो लैंड माफिया में और ड्रग माफिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं ये सामने आ गए। इन्होंने हाईजैक किया है एएनपी को इन कराची। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ज़रा मुझे बताइए, शाही सैयद बकौल आपके अगर मैं मान भी लूँ कि लैंड ग्रैबर है, ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत क्यों होती है? हमेशा ये कहा जाता है कि वो रक्षा चलाते थे या वो लैंड ग्रैबर हैं या वो ड्रग्स जो है वो सप्लाई किया करते थे। इस बात का कोई कभी सबूत किसी अदालत में जमा कराया जाएगा या सिर्फ हम इसी तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स देखते रहेंगे जिसमें हम यही ज़ुबानी जमा खर्च करके और निकल जाया करेंगे? देखें, इसके ना तो मैं आपको सबूत यहाँ पेश कर सकता हूँ, ये एक लेकिन इस पे सबूत मौजूद तो होंगे ना कभी किसी न किसी अदालत में होंगे। मेरे पास नहीं है इस वक्त। देखें, एक आदमी देख के अपने एक्सपीरियंस से भी काफ़ी कुछ अक्स कर लेता है। अगर मैं एएनपी को इनसे पहले देखूं, जब अमीन खटक साहब थे, हमारी उनसे बातचीत होती थी। अगर कोई इख्तलाफ भी होता था, वली खान साहब, अल्ताफ़ भाई की मीटिंग्स होती थी। आज जो लीडरान हैं वो मिलने की कोशिश भी नहीं करते आपस में। अगर मैं अमीन खटक की बात कर रहा था तो हम जहाँ भी इख्तलाफ होता था, कोई झगड़ा हो जाता था तो हम बैठ के, वो सियासी लोग थे, अब ये सियासत से हट गए। अब जो टोला है, मैं कोई रिक्शा चलाना बुरी बात नहीं है, मगर पॉइंट ये है, अगर ये भी हम आपस में इंगेज हों डायलॉग्स में तो समझ में आता है। ये तो बात करने की ख्वाहिश ही नहीं रखते। इनको ना कराची से इंटरेस्ट है, इनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है, पैसा बनाओ और निकलो यहाँ से, सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है। तो जिस दिन यहाँ इनका ये समझेंगे कि स्टेक ख़त्म हो रहा है, ये निकल जाएंगे। ये फरमाइएगा, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की वाली सियासत, एक इल्ज़ाम आप पे ये आयद होता है कि ये सियासत आप लोग करते चले आ रहे हैं। जल मुशर्रफ आए, आप उनके साथ हो लिए, जल मुशर्रफ गए तो आपने उन्हें बुज़दिल का टाइटल दे दिया। जल मुशर्रफ की बुज़दिली के बारे में आपको उस वक्त इल्म नहीं हुआ था जब आप उनके साथ इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे? देखें, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है और जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत का ताल्लुक़ है, हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन जीतने के बाद हमने जो कोलिशन किया था वो मुस्लिम लीग काफ से किया था। हमने मुशर्रफ साहब से कोई कोलिशन नहीं किया था। मुशर्रफ साहब के दिए हुए असल में हेड कर रहे थे मुस्लिम लीग काफ की उस हुकूमत को। देखें, वो कर रहे हों, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। जस्टिफाइड तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इलेक्टेड लोगों से कोलिशन कर रहा हूँ, जो इलेक्ट होके लोग आए हैं। मुशर्रफ साहब के दिए गए बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट हमने किया था, बिकॉज कि वो इलेक्टेड आदमी नहीं है और एक इलेक्शन मुसल्लत किया जा रहा है, तो हमने उसका बायकॉट किया। बाकी जमातों ने इलेक्शन लड़ा, भरपूर हिस्सा लिया, जिसमें जमात इस्लामी, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें नून, हर पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट किया और मजे किए हैं। उसके बाद हमने बायकॉट किया, हम अलग हुए उस इलेक्शन से। तो हमने साबित किया आपने उसके बाद देखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद जब हम हुकूमत में आते हैं और हमारा इंटरेक्शन मुशर्रफ साहब से होता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। उस वक्त जो सो कॉल्ड दो बड़ी जमातें हैं जो दो दफ़ा करप्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की वजह से हटाई जा चुकी हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है किससे कोलिशन करें। हमने काफ से कोलिशन किया। अगर उस वक्त का सदर मुशर्रफ है और वो शख्स चाहता है कि डेवलपमेंट हो पूरे मुल्क में, और हम जाहिर है हमारा बेस कराची है, सिंध है, हम उनसे मीटिंग्स में जाते हैं और हम कहते हैं उनसे कि माजी में इस सूबे के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, इस सूबे में यहीं के चीफ मिनिस्टर साहब आए, मिनिस्टर्स आए, मगर अफसोस उन्होंने इस सूबे के 23 डिस्ट्रिक्ट के साथ कुछ नहीं किया। मिसालें आपको मैं दे सकता हूं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, हैदराबाद से आगे आपको डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आएगी, आपको खंडरात नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स आए थे, दे फेल्ड। अगर मुशर्रफ साहब से हमारी बात होती है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग बैठ के बात करते हैं और ये फैसले होते हैं कि हम यहाँ डेवलपमेंट कराएंगे, कराची में डेवलपमेंट होगी, हमने उस पर स्टिक किया। हमने जो बल्दियाती निज़ाम था उसके ज़रिए डेवलपमेंट कराई है। तो व्हाट्स बैड इन इट? मेरे लिए, मेरी जमात के लिए मुशर्रफ क्या, काला मुशर्रफ तो बहुत अच्छे आदमी है, काला चोर, सुने मेरी बात खत्म होने देना। उस वक्त तो काला चोर भी आए और कहे कि मैंने पाकिस्तान की अवाम की तरक्की के लिए काम करना है, तो मैं उसके गले लगाऊंगा। अगर आप सच पूछते हो तो जो इकदाम किए उन्होंने और जो नहीं करने चाहिए थे, पीसीओ का जो मामला था या एनआरओ का जो मामला था, जजिस से इख्तलाफात,
ये उनको लेके डूबे हैं। अगर वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इन गलतियों को, अगर ये नहीं करते और इस मुल्क की आवाम पे जुल्म नहीं करते और एनआरओ को नहीं इम्प्लीमेंट करवाते, उन एलिमेंट्स को, उन पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर्स को नहीं इस मुल्क में लाते, डील करके, इन्होंने डील की है, दोनों बड़े लीडरान ने और मुशर्रफ साहब ने डील की, एनआरओ हुआ और ये फिर वही इस कौम पे मुसलत कर दिए गए लीडरान। अगर ये नहीं करते मुशर्रफ साहब, तो आज जो आवाम के साथ जुल्म हो रहा है नून की शक्ल में, दूसरी जमात की शक्ल में, ये नहीं होता। आज जिस हाल में हम खड़े हैं ये सब मुशर्रफ का दिया हुआ है। कमज़ोरी मुशर्रफ की यहाँ नज़र आती है, बुज़दिली यहाँ नज़र आती है कि अपनी सदारत के पीछे आपने पूरे मुल्क की आवाम को दाव पे लगा दिया। अगर ये काम नहीं होते, दिलेरी से काम करते, आवाम के काम करते, फिर वही सदारत का खुमार नहीं दिमाग में लाते कि मेरे को फिर सदर बनना है, आवाम की अगर सोच रखते जैसे शुरुआत में रखी, तो हम भी ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल नहीं लेकिन करते। इसी हक़ व सदाकत का सबूत आपने उस वक्त क्यों नहीं दिया? बबांगे दुहल आपने उनको बुरा उस वक्त क्यों नहीं कहा जब इक़्तिदार उनके हाथ में था? तब तो पता चलता कि कौन कितने पानी में। अब क्या? देखें, जब भी ऐसी बात सामने आई MQM के, जब हम कोलिशन में भी थे, कि मैंने आपको मिसाल दी, हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, हमने उनके ऐसे इक़दामात, ऐसी पॉलिसीज़ जो आवाम के फेवर में नहीं थी, हमने उनको अपोज़ किया है। ऐसी बात नहीं, हुकूमत में रहते हुए अपोज़ किया, बहुत दफ़ा हमारे इख्तलाफात भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको मनोअन हर चीज़ उनकी स्याह सफ़ेद को कबूल किया, ऐसा नहीं है, मिसालें मौजूद हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। वसीम अख्तर साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। तब तक आप लीजिए एक ब्रेक, दोबारा मिलते हैं।